नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन नतीजे से पहले गुरुवार को आप ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते दिख रहे हैं, जबकि कुछ सर्वे कांग्रेस की वापसी के अनुमान लगा रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान अगर नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो फिर बीजेपी मध्य प्रदेश का दबदबा बना रहेगा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी की सभी कोशिशें नाकाम रहेंगी। ऐसे में बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई है और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा कमलनाथ पर भारी पड़ा है। इस तरह से बीजेपी की जीत के 5 अहम कारण माने जा रहे हैं, तो कांग्रेस की हार के पीछे 5 बड़ी वजह रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही जीत के पीछे महिला वोटर्स की भूमिका अहम मानी जा रही है। लाडली बहना योजना का दांव चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लाडली बहना योजना के तहत 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में करीब 1,250 रुपए की 2 किश्तें चुकी हैं। बीजेपी को इसका फायदा मिला है। एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं ने कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी को ज्यादा वोट दिए हैं। सूबे की 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का अहम रोल माना जा रहा है। बीजेपी एमपी चुनाव में मोदी को नाम और काम को लेकर उतरी थी। पीएम मोदी चुनावी सभाओं में उतरकर सियासी फिजा को बदलने की ताकत रखते हैं। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 14 रैलियां करके माहौल को बीजेपी में बना दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम चेहरा किसी को भी घोषित नहीं किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चुनाव के लीड रोल में नजर आए। शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच ये जंग मानी जा रही थी। ऐसे में शिवराज की लोकप्रियता कमलनाथ पर भारी पड़ी। और बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, सभी जगह बीजेपी की सरकार बन रही है क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाजपा की ही बन रही है सभी जगह, और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव हैं उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। एग्जिट पोल पर बोलते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे बहुत विविध हैं। हम इस बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तंग आ चुके हैं। लोगों में कि नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने 21 नवंबर को उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया था जिनमें यूसीसी लागू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल कानूनों के लिए दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में भी उपाध्याय शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बाबत फैसला कर दिया था कि वो इस मामले पर कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर आगे सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं है। साथ ही उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में जिन दस्तावेजों का जिक्र किया था वे उन्हें भी कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, वो कौन से दस्तावेज थे जिन्हें पेश नहीं कर पाए थे उपाध्याय? बता दें आपको, यूसीसी पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में यूसीसी लागू करने की मांग की गई है और इस पूरे मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में यूसीसी लागू करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर पहले कोई भी फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था। आज देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ इस मामले पर टिप्पणी की जाती है, क्या कुछ कहा जाता है। खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, पूरा मामला समझाइए एक बार और बताइए कि वो कौन से दस्तावेज थे जो उपाध्याय पेश नहीं कर पाए थे कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए यूसीसी का मामला एक लंबे समय से लंबित है और लगातार इस पर आवाजें जो है वो उठाई जाती रही है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देश के अंदर होते रहे। इसी को लेकर वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय, उनकी तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि यूसीसी जो है वो सारे देश में लागू होना चाहिए। यानी हर समुदाय, हर संप्रदाय और हर व्यक्ति के लिए देश में एक जैसे कानून होने चाहिए, जिससे कि सभी को समान जो न्याय है वो मिल सके। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दस्तावेज मांगे गए थे कि आखिर आप किस बिहाफ पर चर्चा चाहते हैं और किस तरह से आप इसे आगे लागू कराने के पक्ष में हैं। तो वो सब दस्तावेज जो है अश्विनी उपाध्याय की तरफ से पेश नहीं किए गए थे और वो खुद भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए थे। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे खारिज किया गया था। अब 21 नवंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन कोई फैसला हम इस पर नहीं सुनाएंगे। तो इसी पर आज कोर्ट के अंदर सुनवाई। नागेंद्र, आज क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में? देखिए, जो याचिका करता है उसकी तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा कि आखिर वो किस लिए, मतलब देश के लिए किस तरह से ये हित हो सकता है। जो यूनियन सिविल कोड की बात वो कर रही है, तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो आज कोर्ट के अंदर होंगी और अपना पक्ष रखते हुए ये कहा जाएगा कि ये किस लिए देश के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। जब भी चुनाव आयोग चुनाव कराने का निर्देश देगी, सरकार उनका पालन करेगी। चुनाव के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं पर कटाक्ष करते हुए एलजे सिन्हा ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर छोड़ेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर से व्यवस्थाओं के बारे में जो भी जानकारी मांगी है वो उन्हें सौंप दी गई है। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए एलजे सिन्हा ने कहा कि विधानसभा चुनाव कराने का अधिकार विशेष रूप से भारत के चुनाव आयोग के पास है। उन्होंने कहा कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के बीच अच्छा समन्वय है। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारे पड़ोसी द्वारा यहां अशांति फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं और कुछ घटनाएं भी हुई हैं। कुछ जवान शहीद हुए हैं, हम उन हत्याओं का बदला लेंगे। जिस सिलक्यारा सुरंग में आए मलबे के कारण 41 मजदूर 17 दिन तक कैद रहे, उसकी माफ कीजिएगा जियोलॉजिकल रिपोर्ट सवालों के घेरे में आ गई है। सुरंग निर्माण में पूर्व हुए सर्वेक्षण में यहां हार्ड रानी यानी कि कठोर चट्टान होने का दावा किया गया था, लेकिन निर्माण शुरू हुआ तो पता चला कि भीतर मिट्टी के पहाड़ है। इस सुरंग का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इससे पहले सुरंग का
भूगर्भीय सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण में यह स्पष्ट बताया गया है कि जहां सुरंग का निर्माण होगा वहां हार्ड रॉक है। इसके बीच में सुरंग निर्माण सुरक्षित साबित होगा। निर्माण से जुड़े इंजीनियरों के मुताबिक डीपीआर में शामिल जियो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्माण में वो नजर नहीं आया। उन्होंने बताया कि सुरंग निर्माण के रास्ते में चट्टानों के बजाय भुरभुरी मिट्टी आ रही है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। लूज मिट्टी होने के चलते बार बार मलबा गिर जाता है। इस बार का मलबा भी एक कारण रहा जिसको बताया जा सकता है। और झारखंड के हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में इस वर्ष स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके पहले सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस दिल्ली में मनाते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यहां बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है, वहां बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें साल 2021 में जैसलमेर, 2022 में अमृतसर और अब झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। बीएसएफ ने देश के अनेक हिस्सों में कई काम किए हैं। साल भर में बीएसएफ ने बॉर्डर एरिया में कई घुसपैठियों को नाकाम किया है, करोड़ों के ड्रग्स पकड़े हैं। साथ ही कई चाइनीज ड्रोन को भी पाकिस्तान से उड़कर भारत आ रहे थे, उन्हें मार गिराया है। दिसंबर को स्थापना हुई थी 1965 में। बीएसएफ ने मनाया अपना 59वां स्थापना दिवस। अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कार्रवाई की खबर सामने आई है। मुंशी पन्ना के ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम का छापेमारी। रावतपाड़ा स्थित दुकान, एतमादपुर में फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में विभाग की कार्रवाई की गई है। आगरा से बड़ी खबर है, इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। मुंशी पन्ना के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। रावतपाड़ा स्थित दुकान, एतमादपुर में फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। आगरा से बड़ी खबर, इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई है और मुंशी पन्ना के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। रावतपाड़ा स्थित दुकान पर टीम मौजूद है। इसी के साथ घर पर भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। एतमादपुर में फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। और यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी जहां विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर भारत के रोड मैप को विश्व के सामने पेश करेंगे। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि जब क्लाइमेट एक्शन की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वो करके दिखाया है। G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था। प्रधानमंत्री का 3 अन्य हाई लेवल कार्यकर्ताओं में भी भाग लेंगे। भारत को क्लाइमेट फंडिंग पर सहमति बनाने की उम्मीद है। पीएम मोदी बीते 3 सालों में दूसरी बार जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो इससे पहले 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 समिट में हिस्सा ले चुके हैं। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से मतलब उन देशों से है जिन्होंने साल
1992 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये सीओपी की 28वीं बैठक है, इस वजह से इसे सीओपी 28 कहा जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि सीओपी 28 में पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बरकरार रखा जाएगा। 2015 में पेरिस में हुए समझौते में लगभग 200 देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिन पर प्रधानमंत्री विश्व के सामने अपनी बात रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो देशों के वहाँ राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उन सब की तरफ से इसमें अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे। ये विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन है जिसमें कि जिस तरह से लगातार से जो क्लाइमेट है और जो पर्यावरण है लगातार खराब होता जा रहा है, इसमें कार्बन उत्सर्जन एक को मुख्य वो माना जाता है। तो कार्बन उत्सर्जन किस तरह से कम यूज हो, इसको लेकर इसमें सभी देशों की तरफ से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें बोलेंगे। 2 दिन के लिए वो वहां पर गए हैं। इस दौरान बृहस्पतिवार को जब वो यूएई के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो वहां जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी तरफ से एक ग्रांड सेलिब्रेशन किया गया और बड़े स्तर पर उनका स्वागत किया गया। तो जो वहां के लोग हैं वो काफी खुश हैं कि नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं और भारत का पक्ष वहां मजबूती से रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। संसद का शीतकालीन अधिवेशन 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी संसद के शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सर्वदलीय बैठक 2 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे संसद पुस्तकालय भवन में होगी। 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। बाईस दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 4 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन सत्र। 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी और इन 15 बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें आपको कि 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम गोस्वामी जुड़ चुके हैं। विक्रम, 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी और क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे ये? देखिए, जो 22 सितंबर तक ये सत्र चलेगा और आपको 4 सितंबर से शुरू होगा। इसमें बता दें कि शीतकालीन सत्र दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। आमतौर पर सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ये बुलाई जाती है। हालांकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना है, इसी कारण इस बार बैठक 2 दिसंबर को बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने शीत सत्र में पहले संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने और अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि इस बार शीत सत्र में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उठे मुद्दों से लेकर महुआ मोइत्रा कैश फॉर बेवड़ी मामले में तक हंगामा होने के आसार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र के दौरान 65 वर्षों बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया जाएगा। अब विधानसभा सदस्य सत्र के दौरान सदन के अंदर मोबाइल झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रदर्शन करने वाली वस्तु को प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आएंगे। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा से लेकर कांग्रेस जातीय जनगणना के मुद्दे पर हावी नजर आ रही है।
और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की राय जानेगी आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर पार्टी आज से कैंपेन चलाने जा रही है। कैंपेन के जरिए पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की राय जानेगी। कैंपेन के तहत पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को खत्म करने के लिए भाजपा ने फर्जी शराब मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में बंद करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पार्टी और सरकार को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आप द्वारा दिसंबर में चलाया जा रहे इस अभियान में लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल में रहकर अपनी सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अभियान के तहत 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पूरी दिल्ली के करीब 2600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। इस दौरान आपके मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता घर घर जाकर पर्ची बांटेंगे। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 250 वार्ड्स में जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण को रोकने का हर संभव प्रयास किया था और उसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा द्वारा कोशिशें जारी हैं। भाजपा का आखिरी दाव अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना है। भाजपा को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और दिल्ली में सरकार ठप हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की ठाना है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएं और सरकार चलाएं, इस्तीफा न दें। G20 अध्यक्षता आज 1 दिसंबर से 1 साल तक ब्राजील करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का गुरुवार को अंतिम दिन 1 दिसंबर से 1 वर्ष तक ब्राजील इस प्रतिष्ठित संगठन की अध्यक्षता करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व नेताओं ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय अफ्रीकी संघ को G20 के दायरे में लाना था। इसके अलावा वैश्विक सहयोग को मजबूत करते हुए जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाने के लिए वैश्विक जैव ईंधन संगठन भी शुरू किया गया। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचा और निवेश भागीदारी का शुरू किया जाना भी एक आवश्यक निर्णय था। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथा मैच रायपुर में खेलेगी। रायपुर पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये खास पल होगा। इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। इसी के साथ ही गुवाहाटी में खेले गए पिछले T20 मैच में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षत पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, मुकेश कुमार शामिल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज के मैच का क्या अंदाजा रहेगा? जी नेहा, मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5 मैचों की T20 मैचों की श्रृंखला चल रही है, उसमें उसका चौथा मैच आज सीरीज का रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जो कि शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा। इस मैच के लिए BCCI और छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और वहीं दोनों टीमों खिलाड़ियों को होटल से कड़ी सुरक्षा के बीच में और इंतजामों के बीच में स्टेडियम तक लाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ा वाकया छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस स्टेडियम की लाइट कटी हुई थी, क्योंकि इसके लिए काफी लंबे चौड़े अमाउंट का बिजली का बिल बकाया था। लेकिन इस इंटरनेशनल मैच को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
आनंद फानन में इस प्रॉब्लम को, इश्यू को सॉल्व किया गया और वहां बिजली बहाल की गई है। तो आज जो रायपुर में T20 श्रृंखला का चौथा मैच होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। देश विदेश ही नहीं, साथ साथ रायपुर के लिए बड़ा पल होने जा रहा है। रायपुर की जनता यहाँ खासी उत्साहित है इस मैच का आनंद लेने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये 5 मैचों की जो T20 श्रृंखला है उसमें 3 मैच हो चुके हैं। चौथा मैच आज रायपुर में खेला जाने वाला है और शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा। और इस सीरीज में भारत श्रृंखला का रिजल्ट जो है वो 2-1 है। भारत 2 मैच और ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीती हुई है। और तो आज इस मैच पर पूरी निगाह रहेगी कि ये चौथा मैच जीतकर भारत सीरीज जीत ले, 3-1 अपनी सीरीज नाम कर ले। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये रहेगी कि वो सीरीज को टाई पर 2-2 से टाई पर ले आए। मैं आपको बता दूं कि आज जो ऑस्ट्रेलिया टीम अपने मेन प्लेयर्स जो है उनके बिना खेलने जा रही है। ग्लेन मैक्सवेल जो पिछले मैच में जो गुवाहाटी में हुआ था उसके हीरो रहे थे, भारत के हाथ से जीत खींच के ले गए थे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो इस मैच में नहीं होंगे। साथ ही मार्कस स्टोनियस नहीं होंगे और साथ में जोश इंग्लिश इस ऑस्ट्रेलिया टीम का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।